तो अग्रवाल ग्रुप के साथ साथ आपकी कंपनी का भी लॉस होगा। ऐसा डिजाइन आपको कोई नहीं दे सकता, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? और कितना झूठ बोलोगी आप गायत्री देवी? ये बात कहते हुए अभिनव गुप्ता ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रख दी और कुर्सी पर आराम से बैठकर गायत्री देवी की आंखों में देखने लगा। आपको शर्म आनी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे समझाने के लिए आई हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम आपको अपनी उम्र का लिहाज तो करना चाहिए। अभिनव की बात सुनते ही गायत्री देवी कुछ कह नहीं पाई। आज पहली बार उसकी मैरियट में इतनी बेइज्जती हुई थी। अभिनव अगले ही पल कुर्सी से उठकर अपने हाथ में पहनी घड़ी देखने लगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। आपको इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभिनव के मुंह से निकले एक एक शब्द ने गायत्री देवी को अंदर तक झकझोर दिया। वहीं दूसरी तरफ नील केबिन के बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था। इससे पहले कि गायत्री देवी कुछ बोलती, नील बिना परमिशन लिए अंदर आ गया। नील के अचानक अंदर आ जाने से अभिनव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, लेकिन तभी गायत्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अभिनव जी, मुझे नहीं पता आपको किसने मेरे खिलाफ ये सारी बातें कही हैं। ट्रस्ट मी, ये डिजाइन नील ने ही बनाया है। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। गारंटी? वो भी इस रंगीन मिजाज आदमी की? गायत्री देवी, आप मजाक तो नहीं कर रही? प्लीज, मुझे डिजाइन इंडस्ट्री में आपसे ज्यादा टाइम हो गया है, इसीलिए मैं इंसान की काबिलियत को समझती हूँ। आप आज किसी के कहने में आकर मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं गायत्री देवी? मैं इस कुर्सी पर बैठकर टाइम पास करने आता हूँ। आई नो कि किसी प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। डिजाइनर को प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मिस्टर नील ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इनका पहले का काम भी देखा है। ये बात कहते हुए अभिनव गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अब आप मेरी बात कान खोलकर सुनिए। मुझे जल्द से जल्द उस शख्स का नाम चाहिए जिसने ये डिजाइन बनाया है, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये आप अच्छे से जानती। अगर आप चाहती हैं कि मैरियट में आगे भी आपका नाम इसी तरह बना रहे तो अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि इस कंपनी के असली मालिक मिस्टर राठौड़ को ये बात पता लग चुकी है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नील भी हैरानी से अभिनव को देख रहा था। आउच! इससे पहले कि मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़े, निकल जाओ इस कंपनी से, और हो सके तो कुछ दिनों तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री देवी अगले ही पल केबिन से बाहर निकल गई। उसके गुस्से का पारा चढ़ चुका था। ऑफिस में मौजूद सभी लोग गायत्री देवी और नील को जाते हुए देख रहे थे। मैरियट से बाहर आते ही गायत्री देवी के मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा था। नील ने पहले कभी उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा था। दादी साहब, छोड़िए ना, आप भी किस फालतू आदमी की बातों पर ध्यान दे रही हैं। मुझे तो अब खुद इस कंपनी के साथ काम नहीं करना। चुप! अगर तुमने एक भी शब्द मुंह से निकाला तो। दादी साहब, मैं तो बस यही कह रहा था कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पूरे शहर में अपना नाम खराब करवा कर रखा है, उसके बाद भी मेरे सामने खड़े होकर सफाई दे रहे हो। लेकिन दादी साहब, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि शनाया की शादी में भी राठौर परिवार ने अड़चन डाली थी, और फिर यहाँ भी अचानक से राठौर परिवार बीच में आ गया। ये हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अवनी हमारे खिलाफ उनके कान भर रही है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना बड़ा खेल खेलेगी। इससे पहले की बात और बिगड़े और हम इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। अवनी का डिजाइन उसे वापस लौटा दो। लेकिन दादी साहब, उसके बाद तो अवनी डिजाइन डायरेक्टर बन जाएगी और फिर वो हमारे सिर पर बैठकर नाचेगी। समझने की कोशिश करो। अगर इस चेयरमैन ने हमारे खिलाफ एक भी स्टेप लिया तो हम 1 मिनट में बर्बाद भी हो सकते हैं, सड़क पर आ सकते हैं। इसीलिए फोन लगाओ और अवनी को अभी के अभी मैरियट आने के लिए कहो। ये बात सुनकर नील ने बेमन से फोन निकालकर अवनी का नंबर डायल कर दिया और गायत्री देवी को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम और अवनी घर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाने से पहले ही अवनी को मोबाइल की स्क्रीन पर नील का नाम दिखाई दिया। गौतम ने उसी वक्त अवनी से मोबाइल मांग लिया। हेलो। अवनी को फोन दो,
मुझे उससे बात करनी है। अवनी का मूड बहुत खराब है, बाद में कॉल करना। और कुछ जरूरी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहते हुए गौतम मुस्कुराते हुए अवनी को देखने लगा। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है साले फटीचर, मैं अब तुझसे बात करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। गौतम ने तुरंत कॉल काट दिया। ये देखकर अवनी हैरान रह गई। मुझे लगता है बहुत जल्द दादी सा यहाँ आने वाली है। तैयार हो जाओ उनसे मिलने के लिए। दादी सा वो यहाँ क्यों आएंगी? ऑफ कोर्स, तुमसे माफी मांगने। मुझसे माफी मांगने? वो औरत सपने में भी किसी से माफी नहीं मांगेगी। लेकिन इस बार बात बहुत बड़ी है। ये बात सुनकर अवनी गौतम को देखने लगी। दोनों अगले ही पल मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए, लेकिन नील और गायत्री देवी अब तक मैरियट के बाहर ही खड़े थे। इस फटीचर घर जमाई की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा फोन काट दिया। अब उसे मौका जो मिल गया है, अवनी और उस फटीचर गौतम से तो मैं खुद जाकर बात करूंगी। चलो। अपनी दादी सा की बात सुनकर नील ने मुंह बनाते हुए कार निकाली और उन्हें अवनी के घर ले गया। पूरे रास्ते उनकी आंखों में गुस्से का गुबार चढ़ा हुआ था, जो किसी भी वक्त फटने को तैयार था। देखते ही देखते वो अवनी के घर पहुंच गई। कार से बाहर निकलते ही गायत्री देवी ने नील को डोरबेल बजाने का इशारा कर दिया। नील ने उसी वक्त गुस्से में डोरबेल का बटन दबा दिया। वहीं गौतम डोरबेल की आवाज सुनते ही दरवाजा खोलने चला आया। दरवाजा खोलते ही वो गायत्री देवी और नील को देखकर मुस्कुराने लगा। वेलकम। गायत्री देवी गुस्से में उसे देखने लगी। आखिर क्या होगा गायत्री देवी का अगला कदम? क्या गौतम गायत्री देवी को मैरियट से निकलवा देगा? दरवाजा खोलते ही गौतम को नील और गायत्री देवी खड़े दिखाई दिए। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। नील ने गौतम को देखते ही अपनी आंखें घुमा ली। गौतम ये देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। वेलकम दादी सा। आप अचानक? ये नाटक करना बंद करो और चुपचाप जाकर अवनी को बुलाओ। सॉरी दादी साहब, अवनी का मूड बहुत खराब है। आप तो जानती हैं ऑफिस में क्या क्या हुआ। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं। लगता है बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। मुझे जाने को कह रहे हो? हटो सामने से। घर में कोई तो होगा। अनिल कहाँ है? या फिर उसकी बीवी गीता? क्या सब लोगों का ही मूड खराब है? ये कहते हुए गायत्री देवी घर के अंदर जाने लगी, लेकिन गौतम अभी तक उन दोनों का रास्ता रोककर खड़ा था। गायत्री देवी ने उसी वक्त गुस्से में अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, गीता अंदर से भागकर आ गई। गायत्री देवी को सामने देखते ही उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अरे मासा, आप आइए ना, अंदर आइए। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? तुम्हारा ये होनहार दामाद सामने से हटे तो मैं अंदर आऊं ना। ये बात सुनते ही गौतम गेट से हटकर एक तरफ चला गया। गीता उसे आंखें दिखाने लगी। गौतम के हटते ही गायत्री देवी और नील अंदर आकर मुंह बनाने लगे। मासा, आप इस तरह अचानक? कुछ काम था तो आपने मुझे बता दिया होता, मैं खुद चली आती आपके पास। गीता अपने काम में लग चुकी थी। वो गायत्री देवी के दिल में जगह बनाने का एक भी मौका हाथ से नहीं गंवाती थी। गायत्री देवी उसकी बात सुनते हुए सोफे पर आराम से बैठ गई। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जल्दी से अवनी को बुलाओ, मुझे उससे काम है। जी मासा। गीता तुरंत अवनी को बुलाने उसके कमरे में चली गई। अनिल भी हॉल में आ चुका था। गायत्री देवी को देखते ही उसने गौतम को पानी लाने का इशारा कर दिया। गौतम तिरछी नजरों से नील को देखता हुआ किचन की तरफ चला गया। नील और गायत्री देवी अब तक एक दूसरे को देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। दादी सा, पानी रख दो टेबल पर। अवनी कहाँ है? आखिर ऐसा क्या उसका मूड खराब है जो? इससे पहले कि गायत्री देवी चिढ़ते हुए आगे कुछ कहती, उसे सामने से अवनी आती हुई दिखाई दी। दादी सा, कहिए क्या काम है? अवनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वैसे तो मैं मर जाती, लेकिन तुमसे कभी मदद मांगने नहीं आती। लेकिन क्या करें, कुछ लोग जोधपुर में इतने ज्यादा मशहूर हैं कि उनकी वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। गायत्री देवी अपनी बात खत्म करके
नील को देखने लगी। मेरी मदद? मतलब मैं समझी नहीं। मैं अभी अभी मैरियट के चेयरमैन से मिली और मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे पता चला है कि मैरियट को अब राठौर परिवार ने खरीद लिया है, इसीलिए तुम मेरी तरफ से डायरेक्ट मिस्टर राठौर से जाकर बात करो। ये बात सुनते ही गीता और अनिल हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वहीं अवनी को अब तक की बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मैं तो राठौर परिवार के किसी भी शख्स को जानती तक नहीं हूँ, और वैसे भी ये बात मैं आपको उस दिन पार्टी में भी बता चुकी हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम उस परिवार को जानती हो कि नहीं। ये प्रॉब्लम तुम्हारी बनाई हुई डिजाइन से शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सलूशन भी तुम्हें ही ढूंढना है। अब तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम ही डिसाइड करो। अगर इसका सलूशन नहीं मिला तो समझ लेना कि मेरा तुम्हारे इस परिवार से बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो गया। अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी अनिल और गीता को देखने लगी। अनिल, तुम्हारी बेटी के छोटे से दिमाग में ये बात ना घुसे तो अच्छे से समझा लेना अपनी बेटी को। गायत्री देवी अगले ही पल नील को लेकर वहां से निकल गई। उनकी धमकी सुनकर सभी के होश उड़ चुके थे। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अवनी, आखिर बात क्या है? आखिर मासा किस डिजाइन की बात कर रही थी और तुम्हें राठौर परिवार से बात करने को क्यों बोल रही हैं? मॉम, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कहाँ से इतने बड़े आदमी से बात करूं जिसका नाम भी मुझे नहीं मालूम है और जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं। अवनी बेटा, अब मासा ने कहा तो तुझे जाना ही पड़ेगा। देखा नहीं वो कितने गुस्से में यहां से गई है। बेटा, इस बार हमारे परिवार की रेपुटेशन का सवाल है, और वैसे भी तू मिस्टर राठौड़ को नहीं जानती, लेकिन वो तो तुझे जानते हैं। वो आदमी जो उस दिन पार्टी में गिफ्ट्स लेकर आया था, वो जरूर तुझे वहां मिल जाएगा। अवनी, सोच जरा, जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दे सकता है, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बड़ी बात होगी। वो तेरे कहने पर यूं ही साइन कर देगा। ये बात सुनकर गौतम की आंखों में गहरी चमक आ चुकी थी। आज उसी के सामने उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ओह गॉड, कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं जानती राठौर परिवार में से किसी को, और मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अवनी बार बार एक बात दोहराकर झुंझला चुकी थी। वो अगले ही पल अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही गीता गुस्से में गौतम को देखने लगी। इस सब की वजह ये मनहूस आदमी है। पता नहीं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरी बेटी की जिंदगी जीते जी नरक बनाकर रखी है इस आदमी ने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी बेटी लाखों में एक है। पता नहीं कैसे भगवान ने इस आदमी को अवनी के पल्ले बांध दिया। गौतम ने ये तीखी बातें सुनकर अपना सिर नीचे कर लिया। ये नई बात नहीं थी कि हर मुसीबत की वजह लास्ट में गौतम को ही ठहरा दिया जाता था। मॉम, डैड, इस बार तो मेरी कोई गलती थी ही नहीं। आप फिर भी। चुप, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। गौतम तुरंत अवनी को देखने कमरे में चला गया। अवनी कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अवनी, तुम ठीक हो ना? गौतम, इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात सुनते ही गौतम ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया और दरवाजे से बाहर चला गया। अवनी अब अपने को रोक नहीं पा रही थी। उसने गौतम के जाते ही गेट बंद कर दिया और सिसकियां भरकर रोने लगी। अवनी के रोने की आवाज सुनते ही गौतम के कदम वहीं थम गए और वो गेट खटखटाने लगा। अवनी, प्लीज प्लीज रोना बंद करो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं मिस्टर राठौर से बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। मिस्टर राठौर, हर कोई मुझे उनसे बात करने के लिए क्यों कह रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ। और सबकी छोड़ो, तुम भी। गौतम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम भी चाहते हो कि मैं उस जोधपुर के राजकुमार से जाकर बात करूं? ठीक है, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब तुम दरवाजा खोलो। हम इस बात का कुछ और सलूशन ढूंढते हैं।
अवनी ने यह बात सुनकर अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और दरवाजा खोलकर बेड पर बैठ गई। गौतम अगले ही पल अंदर आकर अपने घुटनों पर बैठ गया और अवनी की आंखों में देखने लगा। अवनी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ न कुछ सॉल्यूशन ढूंढता हूं। लेकिन अपनी बात कहने से पहले अवनी गौतम की आंखों में सच्चाई देख पा रही थी। इस सच्चाई को देखकर वो आगे कुछ नहीं कह पाई। हालांकि उसके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन इस बार उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। गौतम हमेशा की तरह सभी की अलग अलग फरमाइश पर खाना बनाकर बहुत लेट फ्री हुआ था, लेकिन रात के बर्तन धोने के बाद वो जैसे ही कमरे में घुसा तो उसने देखा अवनी अभी तक लेटकर करवटें बदल रही थी। आज उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गौतम अवनी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। जैसे तैसे रात निकल गई। अगली सुबह गौतम जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग गया। रात में लेट सोने से अवनी अभी तक सो रही थी, लेकिन तभी फोन की रिंग से उसकी नींद खुल गई। उसने जैसे ही उठकर फोन चेक किया तो स्क्रीन पर दादी सा का नाम दिखाई दिया। दादी सा का नाम पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखकर गौतम अपना काम छोड़कर उसके पास आ गया। क्या हुआ? किसका फोन है? दादी सा का। लाओ मैं बात करता हूं। लेकिन गौतम। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। गौतम ने अगले ही पल अवनी के हाथ से मोबाइल ले लिया। हेलो। तुम्हारी क्या आदत बन चुकी है लोगों के काम में टांग अड़ाने की? अवनी कहाँ है? वो मैरियट जाने के लिए निकली कि नहीं? नहीं, अवनी की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज वो रेस्ट कर रही है। वो आज कहीं नहीं जा रही है। तबीयत खराब हो या फिर वो मर ही क्यों ना रही हो, उससे बोलो कि उसे मैरियट तो जाना ही पड़ेगा, वरना मैं उसे अग्रवाल ग्रुप क्या जोधपुर में किसी भी कंपनी में काम नहीं करने दूंगी। ये बात सुनते ही गौतम ने गुस्से में कॉल काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। ये देखकर अवनी को टेंशन होने लगी। गौतम, ये क्या किया तुम? अवनी, आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम घर पर बैठकर रेस्ट करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। ये बात कहते ही गौतम ने अवनी के ऊपर ब्लैंकेट ढक दिया। अवनी आगे कुछ कह नहीं पाई और गौतम को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी अग्रवाल हाउस के हॉल में चक्कर काट रही थी। गौतम के अचानक फोन काट देने की बात से उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। नील और शनाया चुपचाप खड़े होकर अपनी दादी को देख रहे थे। आखिर ये दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? एक बार ये मामला सुलझने दो, इसे तो मैं बताऊंगी। गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर इसे पूरे जोधपुर में नहीं घुमाया तो मेरा नाम भी गायत्री देवी नहीं। ये बात कहते हुए गायत्री देवी गुस्से में शनाया और नील को देखने लगी। दादी साहब प्लीज, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। कैसे ना करूं गुस्सा? जिन लोगों की मेरे सामने आवाज भी नहीं निकलती थी वो मेरा फोन काट रहे हैं। इस बात से मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हम मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज शांत रहिए। शनाया ने अगले ही पल टेबल से पानी का ग्लास उठाकर गायत्री देवी की तरफ बढ़ा दिया। गायत्री देवी पानी पीकर सोफे पर बैठ गई। आने वाली मुसीबत की टेंशन तीनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पास एक आइडिया है। अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। अगर मेरा प्लान सही बैठा तो चेयरमैन खुद आपको मैरियट बुलाएगा और भाई के साथ डील भी साइन करेगा। शनाया अगले ही पल मुस्कुराकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम घर का सारा काम करने के बाद मार्केट में सब्जी लेने आ चुका था। मार्केट पहुंचते ही उसे अभिनव का कॉल आ गया। उसने अगले ही पल कार साइड में खड़ी कर दी और कॉल उठा लिया। यस मिस्टर अभिनव। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन यहाँ आपकी सिस्टर इन लॉ आई हुई है और आपसे बात करना चाहती है। मेरी सिस्टर इन लॉ? कौन है और क्या नाम है उसका? सर इनका नाम शनाया है और इन्हें आपसे बहुत जरूरी काम है। शनाया? क्या शनाया को गौतम का सच पता चल चुका है? क्या होगा गौतम का अगला कदम? आखिर शनाया के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी?
गौतम अभिनव से पूरी बात जान लेता है कि शनाया ने ऑफिस में ये बात कही है कि मिस्टर राठौड़ उसकी बहन को पसंद करते हैं और उसे अपनी बहन से रिलेटेड कुछ अर्जेंट बात करनी है राठौड़ जी से। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि ये शनाया का कोई खेल है या उसे सच में कुछ पता चल गया है, पर वो वजह जानने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी सच्चाई वो सही वक्त पर खुद अवनी को बताना चाहता था और आज सही वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अचानक शनाया का नाम सुनकर गौतम सक पका चुका था। वहीं अभिनव मोबाइल पर छाए सन्नाटे से कुछ समझ नहीं पा रहा था। सर, क्या मैं उन्हें आपका नंबर दे दूं? नहीं, उसे नंबर मत दीजिए। अगर कुछ जरूरी काम ही है तो मेरा मिलना ही ठीक रहेगा। आप एक काम कीजिए, उसे आज शाम 7:30 बजे कैफे शीश महल में आने के लिए कह दीजिए। मैं यहाँ से जाते हुए उससे भी मिल लूंगा। ओके सर। अभिनव ने अगले ही पल कॉल काट दिया। वहीं कॉल कटते ही गौतम गहरी सोच में पड़ चुका था। उसे कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई सभी के सामने आ जाने का डर था। वहीं गौतम से बात करके अभिनव ने मुस्कुराते हुए शनाया से कहा, सर ने आपको 7:30 बजे कैफे शीश महल आने को कहा है। वो शाम को वहीं से निकलेंगे तो आपसे भी मिल लेंगे। शनाया ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू। शनाया ने अगले ही पल टेबल से अपना बैग उठा लिया और घड़ी में टाइम देखने लगी। उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था और साथ ही उसका राठौड़ परिवार से पहला इंटरेक्शन होने जा रहा था। वो तुरंत मॉल से अपने लिए एक ड्रेस लेने के लिए निकल गई। अभिनव इससे पहले कि कुछ कह पाता, शनाया जा चुकी थी। ये देखकर अभिनव को थोड़ा अजीब लगा। मैरियट से निकलकर शनाया सीधे जोधपुर के बहुत बड़े से शॉपिंग मॉल में चली गई। शनाया मन ही मन बोली, दादी सा कोई गुड न्यूज बाद में ही दूंगी, पहले मैं तो देख लूं आखिर ये है कौन जो पूरी दुनिया को छोड़कर अवनी जैसी लड़की को दिल दे बैठा है और झट से मुझसे मिलने के लिए भी तैयार हो गया है, ये जानकर मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूं। ये बात सोचते हुए शनाया ने शॉपिंग मॉल से एक बहुत महंगी ड्रेस ले ली। देखते ही देखते 6 बज चुके थे। शनाया 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहती थी। वो अगले ही पल कार लेकर कैफे शीश महल जाने के लिए निकल गई। कैफे शीश महल पहुंचते ही वो अपने आसपास देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। कैफे पूरी तरह से खाली था। खाली कैफे देखते ही वो कोने पर रखी टेबल पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद उसने घड़ी पर नजर डाली तो 7:30 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। ये देखकर वो अपने बाल ठीक करने लगी और कैफे के गेट को देखने लगी। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। बाल ठीक करते ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी में देखा 7:30 बज चुके थे। उसकी आंखों में गहरी चमक साफ दिखाई दे रही थी। वो अगले ही पल मुस्कुराते हुए चेयर से उठकर खड़ी हो गई, लेकिन गेट खुलते ही उसे पीठ किए हुआ एक आदमी दिखाई दिया जो चारों तरफ से कैफे को देख रहा था। शनाया ये देखते ही उसके पास चली गई और उस शख्स के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन उस आदमी की शक्ल देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने गौतम खड़ा था। शनाया अपने आप से चौंक कर बोली, क्या गौतम राठौड़ परिवार से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फटीचर आदमी की तो सुमेर पैलेस में झाड़ू लगाने की भी औकात नहीं है। ये कैसे? मैं भी क्या सोच रही हूं। वहीं दूसरी तरफ शनाया को हैरान देखकर गौतम को भी कुछ न कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हो चुका था। शनाया गुस्से में गौतम से बोली, मैं पूछ सकती हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात है इतने महंगे कैफे में आने की? सॉरी, लेकिन तुम किसी का वेट कर रही थी क्या? हाँ, और तुमने आकर मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। कम से कम अंदर आने से पहले अपनी औकात तो देख लेते। मैं बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिलने आई हूं, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। ये बात सुनते ही गौतम गहरी सांस लेकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। शनाया के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वो समझ चुका था कि अभी तक उसकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चली थी। मैं तो यहाँ पास के मार्केट में आया था, बस तुम्हें अंदर आते हुए देख लिया तो यहाँ चला आया। वैसे कौन से स्पेशल गेस्ट से मिलने आए हो? जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी मिल लूंगा।
शनाया फिर गुस्से से बोली, तुम अपना दिमाग क्या घर पर रख कर आए हो? मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मैं यहां मिस्टर राठौड़ से मिलने आई हूं। उन्होंने खुद मुझे फोन करके यहां बुलाया है। हाँ, वैसे तो तुम्हारा सरनेम भी राठौड़ ही है ना, लेकिन देखो तुम खुद को, तुम कहां और राठौड़ परिवार के छोटे हुक्म कहां। सरनेम देखकर कभी खुद को उनसे कंपेयर मत कर लेना। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो। लेकिन मुझसे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की कोई बात नहीं छुपी है। एक के बाद एक अग्रवाल हाउस में इतने सारे ड्रामे चल रहे हैं, उसे तो संभाल नहीं पा रहे और मेरे बारे में बोल रही हो। ये बात सुनते ही शनाया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि गौतम कभी उसे इस तरह से जवाब देगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं कि निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं। गेट आउट। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताना? मुझे? और वो भी तुम्हें यहां से निकालने के लिए? निकलो यहां से अभी के अभी, नहीं तो तुम्हें यहां खड़ा रहने के लिए पछताना पड़ेगा। ये बात सुनते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा और अगले ही पल वहां से निकल गया। लेकिन शनाया की आंखों में अभी तक गुस्सा भरा था। गौतम के जाते ही वो घड़ी में टाइम देखने लगी। ओहो, 8 बज गए। इस फालतू आदमी के साथ बात करने में पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मिस्टर राठौड़ आते ही होंगे। ये बात कहते हुए शनाया वापस जाकर उसी टेबल पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ गौतम कैफे से निकलते ही अपनी कार में जाकर बैठ गया, लेकिन कार चालू करने से पहले ही उसके पास अभिनव का कॉल आ गया। यस मिस्टर अभिनव। सर, आपने मिस शनाया से बात कर ली? हाँ, और उससे बात करके मेरे सिर में दर्द होने लगा है। वो आपसे झूठ बोलकर मेरा नंबर मांगने आई थी। और एक बात गौर से सुनो, वो मेरी पत्नी की वेल विशर नहीं है, इसलिए ध्यान रहे कि उससे मेरे नाम पर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले। आपको थोड़ा और समझदारी दिखानी होगी मिस्टर अभिनव। किसी भी अरे गहरे के लिए आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन अब अग्रवाल परिवार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का वक्त आ गया है। मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि आगे क्या करना है। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और घर की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शनाया कैफे में ही बैठकर मिस्टर राठौड़ के आने का वेट कर रही थी। देखते ही देखते 11 बज चुके थे और कैफे बंद होने का टाइम भी हो चुका था। कैफे बंद होने के बाद भी शनाया अपनी कार में बैठकर लगातार वेट करती रही। 12 बज चुके थे और अब शनाया पूरी तरह से झुंझला चुकी थी। वो खुद से ही परेशान होते हुए बोली, उस चेयरमैन ने मुझे 7:30 का टाइम बताया था और अब 12 बजने को हो रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं आज मिस्टर राठौड़ से मिले बिना तो नहीं जाने वाली, फिर चाहे मुझे आज पूरी रात ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। शनाया ने पूरी रात कैफे के बाहर रुकने का मन बना लिया था। वहीं गायत्री देवी शनाया के घर ना आने की वजह से चिंतित थी। उन्होंने उसी वक्त शनाया को कॉल कर दिया। शनाया बेटा, कहाँ हो? 12 बज रहे हैं। दादी साहब, मैं जहां भी हूं ठीक हूं, आप सो जाइए, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। गायत्री देवी का सिर फटा जा रहा था। उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। कॉल कटते ही शनाया खाली सड़क को देखने लगी। उसकी आंखों में अभी तक उम्मीद दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते पूरी रात निकल गई। सुबह होते ही शनाया कार के पास खड़ी होकर गुस्से में आसपास देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने गुस्से में अभिनव को कॉल कर दिया। मिस्टर अभिनव, ये क्या मजाक है? आपने कहा था कि मिस्टर राठौड़ 7:30 बजे मुझसे मिलने आएंगे। मैं पूरी रात इस कैफे के बाहर खड़ी होकर उनका वेट करती रही, लेकिन वो मुझे दिखाई तक नहीं दिए। आपको पता है, आपकी इस हरकत की वजह से। मिस शनाया, पहले तो मुझसे ढंग से बात कीजिए, और रही बात सर के ना आने की, तो अगर वो नहीं आए उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो आपके सामने ही बात की थी। तुमसे ढंग से बात करूं? तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे सामने, समझे? क्या कहा आपने? मेरी औकात? मुझे मेरी औकात अच्छे से मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि कल आप झूठ बोलकर मेरे कैबिन में आई थी। सच कहूं तो मेरे सामने आपकी कोई औकात नहीं है। आइंदा मैरियट में कदम रखने से पहले 10 बार सोच लेना। इतना कहते ही अभिनव ने गुस्से में फोन काट दिया। शनाया की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने उसी वक्त गुस्से में अपना मोबाइल जमीन पर दे मारा।
वहीं गौतम घर का सारा काम खत्म करके अवनी के लिए सूप बनाता है। अवनी अभी भी टेंशन में है कि वो क्या करे। अगर उसने मैरियट जाकर मिस्टर राठौड़ से बात नहीं की तो दादी सा उसे कहीं भी काम नहीं करने देगी, और अगर उसने काम नहीं किया तो अपने घर की छोटी बड़ी जरूरतें कैसे पूरी करेगी। कमाने वाली वो अकेली थी और खाने वाले 4। इस बात को सोच सोच कर अवनी की तबीयत खराब हो रही थी। ये देखकर गौतम और चुप नहीं रह सकता था। अवनी, सूप पी लो। आई प्रॉमिस यू, जिन लोगों ने तुम्हारी यह हालत की है उनकी हालत जल्दी तुमसे बुरी होगी। पता नहीं क्या करूं गौतम, शायद मुझे मिस्टर राठौर से एक बार बात करने का ट्राई करना चाहिए। क्या तुम सच में बात करना चाहती हो मिस्टर राठौर से? गौतम अवनी की आंखों में झांकता है और अवनी धीरे से सिर हिलाते हुए ना कहती है। तुम्हें मिस्टर राठौर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच अवनी। दादी सा खुद तुमसे माफी मांगेगी और तुम्हें अग्रवाल ग्रुप का डिजाइन डायरेक्टर बनाएंगी। बस एक रात और। गौतम के कॉन्फिडेंस से पता नहीं क्यों अवनी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि शायद कल की सुबह कुछ अच्छी खबर लाएगी, और वो सूप पीने लगती है। आखिर क्या होगा गौतम का अगला कदम? क्या अवनी और गौतम के बीच प्यार की शुरुआत हो चुकी थी? गौतम अवनी को सूप पिलाकर किचन में रात के बर्तन साफ करना शुरू करता है। भले ही वो उस वक्त एक नौकर की तरह घर का काम कर रहा था, पर और कहीं गौतम के कहे इशारे पर अभिनव अपना काम कर रहा था। अभिनव रात होते ही गौतम को मैसेज करता है। गौतम उस मैसेज को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि अवनी तो सो गई, पर उसके दुश्मन आज चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ठीक जैसा गौतम ने सोचा था वैसा ही हाल था सबका अग्रवाल हाउस में, जहां गायत्री देवी मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। वो सुबह से अवनी का कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन अवनी का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अब धीरे धीरे गायत्री देवी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वहीं नील पास में ही खड़ा होकर अपनी दादी को देख रहा था। वो मौके की नजाकत को समझ चुका था। इस लड़की का अभी तक कोई अपडेट नहीं है। पता नहीं ये मैरियट गई भी है कि नहीं। ना ही इसका फोन लग रहा है और ना ही इसने खुद फोन किया है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस लड़की के इतने पर निकल आएंगे। दादी सा, जब से हमने उससे मदद मांगी तब से उसके और ज्यादा भाव बढ़ गए हैं। देखा ना, कल सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, और उस घर जमाई की भी आजकल बहुत जुबान चल रही है। कुछ दिन खैर मनाने दो इन लोगों को, फिर इस गलती की इन दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कि गीता के साथ साथ अनिल भी देखेगा। अनिल शायद भूल गया है कि जब उसकी माँ को गुस्सा आता है तब वो सामने देखती नहीं कि कौन खड़ा है। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ कहती, उन्हें दरवाजे से शनाया आती हुई दिखी। शनाया को देखते ही वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई। पूरी रात कहाँ थी शनाया? बात हुई चेयरमैन से? शनाया ने समझाते हुए कहा, हाँ दादी सा, और कल शीश महल कैफे में मिस्टर राठौड़ मुझसे मिलने आ रहे थे। मैं टाइम पर पहुंच गई थी। फिर न जाने वो घर जमाई गौतम कहां से आ गया। उसे जैसे तैसे मैंने वहां से भगाया, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी मिस्टर राठौड़ नहीं आए। गायत्री देवी ने यह बात सुनी तो सुनते ही अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। उनका शरीर गर्म और आंखें लाल हो चुकी थी। आखिर इस गौतम की इतनी मजाल। क्या लगता है अवनी को कि गायत्री देवी उससे भीख मांगेगी? वो अब अपने फटीचर पति को आगे करने लगी है। इससे पहले कि गायत्री देवी आगे कुछ बोलती, नील उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल में चल रही न्यूज की आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। क्या हुआ नील? ये किसकी न्यूज सुन रहे हो? गायत्री देवी की बात सुनते ही नील ने अपना मोबाइल उन्हें दे दिया। मोबाइल में अब तक न्यूज चल रही थी। गायत्री देवी, जिनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत नाम है, जो हाल ही में मैरियट के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाली थी, उनके बारे में अभी अभी एक न्यूज पता चली है। आज सुबह ही मैरियट के चेयरमैन ने हमें बताया कि मिस गायत्री देवी ने कंपनी के साथ बहुत फ्रॉड किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मैरियट के आने वाले डिजाइन में हेराफेरी करके कंपनी को धोखा देने की कोशिश की है। जी हां, इस खबर के सामने आने के बाद जोधपुर की बड़ी बड़ी कंपनियों में हलचल मच गई है। सभी कंपनियों के मालिक गायत्री देवी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैरियट के चेयरमैन से बातचीत के दौरान चेयरमैन ने यह चिंता जाहिर की
कि अग्रवाल ग्रुप शायद पहले से सारे फ्रॉड करता रहा है, लेकिन इस बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अब आगे क्या एक्शन होगा मिस्टर अभिनव का जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये न्यूज सुनते ही गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। बरसों से बनाई हुई इज्जत की 1 मिनट में धज्जियां उड़ चुकी थी। देखते ही देखते गायत्री देवी के हाथ से मोबाइल छूट गया और वो खामोश होकर सोफे पर बैठ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। गायत्री देवी की हालत देखते ही नील और शनाया उन्हें संभालने के लिए आगे आ गए। दादी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हमें चोरी का इल्जाम वापस अवनी पर ही लगा देंगे और बोल देंगे कि डिजाइन उसी ने चुराया था और फिर हमारा नाम ले रही है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी ने गुस्से में नील के गाल पर चांटा जड़ दिया। तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं? यहाँ लोग मेरी रेपुटेशन पर सवाल उठा रहे और इस वक्त भी तुम बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। क्या कहोगे जाकर? तुम्हारा उस डिजाइन पर नाम लिखा है, भूल गए क्या? वो अब अवनी का नहीं, तुम्हारा डिजाइन है। सबसे पहले तो मुझे इस अवनी से मिलना है। इस लड़की ने कल से मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। शनाया तुरंत बोली, लेकिन दादी आपको नहीं लगता कि आपके बार बार वहां जाने से उन लोगों के भाव बढ़ जाएंगे? कभी कभी काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए वक्त आ गया है गधे को बाप बनाने का। ये कहते हुए गायत्री देवी शनाया और नील को लेकर अवनी के घर की तरफ निकल गई। घर का दरवाजा बंद देखते ही वो डोरबेल बजाने के लिए आगे बढ़ गए। दरवाजा खुलते ही उन्हें सामने गौतम खड़ा दिखा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सामने से हटो, मुझे अवनी से बात करनी है। अवनी इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती है, बाद में आना। ये बात कहते हुए गौतम ने गायत्री देवी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही गायत्री देवी गुस्से में अपने आसपास देखने लगी। शनाया गुस्से में बोली, दादी साहब, मैंने कहा था इस आदमी के बहुत पर निकल आए हैं। गायत्री देवी ने बिना कोई जवाब दिए जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे की जोरों की आवाज सुनते ही गीता दौड़ते हुए दरवाजा खोलने चली आई। गायत्री देवी को सामने देखते ही उसने तुरंत झूठी खातिरदारी शुरू कर दी। अरे मासा, आइए आइए। गायत्री देवी उसी वक्त गुस्से में नील और शनाया को लेकर अंदर आ गई। अपनी दादी सा के आने की खबर सुनते ही अवनी भी बिना वक्त गंवाए अपने कमरे से बाहर चली आई। अवनी के आते ही गायत्री देवी उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अवनी बेटा, मुझे माफ कर दो, कल पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई, लेकिन अब तुझे मैरियट जाने की जरूरत नहीं, तू हमारी कंपनी में ही। इससे पहले कि अवनी आगे कुछ आकर कह पाती, गौतम ने गायत्री देवी की बात काट कर जवाब दिया। दादी साहब, कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। ऐसे गोल गोल बातें घुमाने से क्या मतलब? कल तक अवनी को कुछ हो जाए उससे भी आपको मतलब नहीं था, और आज आप चिंता जाहिर कर रही हैं, इतना प्यार से बात कर रही हैं। नील गुस्से में बोला, तुझे दादी सास से बात करने की तमीज नहीं है क्या? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। ये बात सुनते ही गौतम नील के पास चला गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो, और उसके बावजूद तुम्हारी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। यह अग्रवाल ग्रुप नहीं है, यह हमारा घर है। इसीलिए आगे कुछ भी बोलो तो पहले अच्छे से सोच लेना, कहीं तुम्हें अपनी बात पर पछताना ना पड़े। ये बात सुनते ही नील ने अपना हाथ कसा। वो गौतम को मारने के लिए तैयार था, लेकिन उसी वक्त गायत्री देवी ने उसे आंख के इशारे से रोक दिया। मुझे तुम्हारी इस बकवास का जवाब नहीं देना। नील अगले ही पल हॉल के कोने में जाकर खड़ा हो गया। उसी वक्त गायत्री देवी ने आगे आकर अवनी से कहा, अवनी, अब तुम ही मुझे बताओ, तुम इस मुसीबत की घड़ी में अपने परिवार की मदद करना चाहती हो या फिर इसी तरह अपनी जिद पर बने रहना है? अवनी बिना कुछ जवाब दिए खामोश खड़ी रही। गीता की भी इस वक्त आगे आकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गौतम ने कहा, ठीक है, आप जो चाहती हैं वो हो जाएगा, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली, जो डिजाइन आप लोगों ने मिलकर चुराया है वो आप वापस अवनी को देंगे। दूसरा,
नील ऑफिस में सब लोगों को सच बताएगा और सबके सामने अवनी से माफी भी मांगेगा। और तीसरी, डिजाइन डायरेक्टर की पोस्ट भी अवनी को ही मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी 2 शर्तें मानने को तैयार हूँ, लेकिन तीसरी शर्त नहीं मान सकती। अवनी डिजाइन डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये सिर्फ आपको लगता है। अगर आप ये शर्त मानने को तैयार नहीं है तो फिर सॉरी, अवनी भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी तीखी नजरों से गीता को देखने लगी। गीता का तो मानो गला ही सूख गया। इससे पहले कि वो आगे आकर कुछ कहती, अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम गायत्री देवी से इस तरह आंखें मिलाकर बात कर पाएगा। और दादी साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैरियट चेयरमैन सर को पहले से पता है कि वो डिजाइन नील ने नहीं, अवनी ने बनाया है। इसीलिए चेयरमैन सर ने खुद अवनी को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अवनी की एनुअल सैलरी 30 लाख है। मैं तो आपको बस परखना चाहता था, लेकिन आज भी आप यहां अपने मतलब के लिए ही आई, क्योंकि मार्केट में आपका नाम जो खराब हो गया। तो अब बताइए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़कर अग्रवाल ग्रुप क्यों ज्वाइन करेंगी? ये बात कहते हुए गौतम ने अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर गायत्री देवी को दे दिया। लेटर देखकर और सैलरी सुनकर गायत्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साथ ही अवनी और गीता भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। गायत्री देवी को अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गौतम अपनी बात कहते हुए सभी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इसीलिए दादी साहब, ना अवनी को आपकी मदद की जरूरत है और ना ही वो अग्रवाल ग्रुप का नाम बचाने में कोई मदद कर सकती है। अच्छा लगा आप यहाँ पर आई, लेकिन अब आप जा सकती हैं। और जो लोग आप साथ में लाई थी उन्हें भी साथ में ले जाइएगा। थैंक यू। गौतम ने अपनी बात खत्म कर गेट की तरफ इशारा कर दिया। गीता ने उसी वक्त आगे आकर कहा, गौतम, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मॉम, गौतम ठीक कह रहा है। अवनी बेटा, समझने की कोशिश करो। अपनी दादी सास से कैसा बदला? अग्रवाल ग्रुप हमारे परिवार की कंपनी है। आखिर तुम उसे छोड़कर मैरियट क्यों? इससे पहले कि गीता आगे कुछ कहती, अवनी ने उसी वक्त गीता का हाथ पकड़ लिया और गायत्री देवी को गुस्से में देखने लगी। अवनी बेटा, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। तुम्हारी नाराजगी मुझसे है तो तुम मुझे 4 बातें सुना सकती हो। मैं खुशी खुशी वो कड़वी बातें सुन लूंगी। लेकिन अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो बिजनेस इंडस्ट्री में मेरी बनी बनाई रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और रही बात सैलरी की, तो अग्रवाल ग्रुप तुम्हारी सैलरी बढ़ाने को तैयार है। ठीक है दादी साहब, लेकिन एक बात और, इस बार गौतम मेरा पर्सनल असिस्टेंट होगा। मंजूर है। ये बात सुनकर गौतम की आंखें खुशी से खिलखिला उठी। वहीं गायत्री देवी ने तुरंत नील को इशारा कर दिया। नील अनमने भाव से बोला, फाइन, कल से अवनी अग्रवाल ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर है और उसकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। और मैं सबके सामने माफी भी मांग लूंगा। और हाँ, साथ में अपॉलॉजी लेटर मैरिट में भी दे दूंगा। खुश नील गौतम और अवनी को देखने लगा। इससे पहले कि अवनी कुछ कहती, गायत्री देवी मौका देखकर आगे आ गई। अब तो सब ठीक हो गया, तो फिर तुम अग्रवाल ग्रुप की तरफ से मैरियट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना अवनी बेटा। ठीक है दादी, मैं अपने पैन के साथ आ जाऊंगी। अवनी ये कहकर गौतम को देखने लगी। ये सुनकर गायत्री देवी ने राहत की सांस ली और अगले ही पल दरवाजे से बाहर निकल गई। नील और शनाया गौतम को गुस्से में देखते हुए बाहर चले गए। हॉल में सन्नाटा छा चुका था। गीता को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। गौतम, एक बार रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बात सुनते ही गौतम अवनी के पीछे पीछे चला गया। गौतम, तुमने इस अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? अवनी, मैंने झूठ बोला था। ये लेटर फेक है। मैंने सेम टू सेम अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी बनवाई थी। क्या? अवनी अगले ही पल उस लेटर को ध्यान से पढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में जो खुशी छाई थी वो अब गायब हो चुकी थी।
उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। आखिर गौतम ने गायत्री देवी से झूठ क्यों बोला? अब गायत्री देवी का अगला कदम क्या होगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? अवनी को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज मैरियट का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में था। साथ ही उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम उससे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। गौतम, तुमने आखिर झूठ क्यों बोला? अगर दादी सा को पता चल जाता तो? अवनी, मैंने झूठ नहीं बोला। वो डिजाइन तुमने बनाया था। मैरियट के चेयरमैन ने डिजाइन के असली मालिक को बुलाया है। झूठ तो दादी सा और नील ने बोला था, जिसकी वजह से आज वो इतना डरी हुई हैं। और यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, बस। ये बात सुनकर अवनी गौतम की आंखों में अपने लिए फिक्र और सच्चाई साफ देख पा रही थी। लेकिन अगर दादी सा को पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम तो मैरियट में काम करना डिजर्व करती हो। मैं तो बस दादी सा को ये याद दिलाना चाह रहा था। अवनी आगे कुछ कह नहीं पाई और लेटर को देखने लगी। आखिर जिस दिन का इंतजार था वो उसके सामने था और गौतम आज भी उसके हर कदम में साथ था। उसका सारा गुस्सा एक ही पल में गायब हो चुका था। अगले दिन अवनी गौतम के साथ मैरियट जाने के लिए निकल गई। दादी सा ने सुबह ही कॉल करके उसे टाइम पर आने को कह दिया था। दादी सा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती थी। कार से जाते हुए अवनी एक टक बाहर देख रही थी। आज जोधपुर की हवाओं में उसे एक अलग सी कशिश दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते गौतम ने कार पार्किंग में लगा दी और अवनी के साथ बिल्डिंग के अंदर चला गया। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही सभी लोग मुस्कुराते हुए अवनी को देख रहे थे। कल तक जो अवनी किसी के लिए कुछ नहीं थी, आज वही अवनी अग्रवाल ग्रुप के साथ मैरियट के आने वाले प्रोजेक्ट को लीड करने वाली थी। सभी लोगों की आंखों में अब उसके लिए इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते अवनी और गौतम सीधे अभिनव के कैबिन में चले गए। अभिनव उन दोनों को देखते ही सक पकाकर कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। आज उसके सामने कोई मामूली डिजाइनर नहीं, मैरियट की मालकिन खड़ी थी। गौतम ने आंखों के इशारे से ही अभिनव को आगे काम करने को कह दिया। वहीं दादी सा और नील भी कैबिन में बैठे थे। आखिरकार आज मैरियट के साथ बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही थी। प्लीज कम, आइए आइए आइए। अभिनव उसे देखते ही चेयर से खड़ा हो गया। अवनी की खातिरदारी में वो किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता था। अवनी अगले ही पल गायत्री देवी को देखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। मिस अवनी, मैंने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए हैं, बस आपके साइन करने की देर है। ये बात कहते हुए अभिनव ने डॉक्यूमेंट्स फाइल अवनी के सामने रख दी। नील और शनाया गुस्से में उस फाइल को देखने लगे, लेकिन अवनी ने बिना किसी पर ध्यान दिए फाइल पर साइन करना शुरू कर दिया। लेकिन सर, वो डिजाइन जो... जी, मुझे पता चल गया है कि वो डिजाइन आपने बनाया था और आपको हमारी और बाकी लोगों की वजह से इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं कल खुद मीडिया में ये बात बता दूंगा और मैरियट का चेयरमैन होने के नाते मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अवनी को अब तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अभिनव अपनी बात कहते हुए गुस्से में गायत्री देवी और नील को देखने लगा। गायत्री देवी अब किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ ही देर में अवनी ने सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल में बातचीत भी हो चुकी थी। अवनी की बातों में एक अलग ही तरह का जोश था। उसे अपने डिजाइन की छोटी से छोटी डिटेल्स अच्छे से पता थी। वहीं सभी डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद गायत्री देवी और नील ने राहत की सांस ली। गायत्री देवी अब फूंक फूंक कर अपने कदम उठा रही थी। कुछ ही देर में सभी डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अवनी, आई एम सॉरी तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। यू डिड अ ग्रेट जॉब। तुम चाहो तो आज रेस्ट कर लो। कल से तुम और गौतम ऑफिस ज्वाइन करके आगे का काम शुरू कर सकते हो। ये बात सुनते ही अभिनव ने अवनी के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपनी शेल्फ में रख लिए और गौतम को देखने लगा। जी दादी सा। जिस इज्जत की अवनी हकदार थी, आखिर वो उसे मिल ही गई। ये देखकर आज गौतम बहुत खुश था। कुछ ही देर में वो अवनी के साथ मैरियट से घर की तरफ निकल गया। आज एक तरफ अवनी जहां अपनी जिंदगी में आई खुशियों के खुमार में थी, तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर शहर की बहुत बड़ी बिल्डिंग से एक लड़की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। लड़की
व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट के साथ पैरों में ब्लैक हाई हील्स पहनी हुई थी। तीखे नैन नक्श और बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी हर एक अदा लड़कों को दीवाना बनाने के लिए काफी होगी। लड़की की नजर बिल्डिंग के बाहर जाने वाली गाड़ियों पर टिकी थी, तो वहीं उसके पास में उसकी सेक्रेटरी हाथ में फाइल लिए खड़ी थी। एक अजीब सी खामोशी दोनों के बीच छाई हुई थी। देखते ही देखते वो लड़की खिड़की बंद कर पास ही रखी कुर्सी में बैठ गई। उसी वक्त सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए कहा, दीपशिखा, हमारी कंपनी आने वाले दिनों में बहुत सारी डील्स साइन करने वाली है, इसलिए तुम्हारा यहां रहना बहुत जरूरी है। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हारा जोधपुर जाना ठीक नहीं है? दीपशिखा बिना कुछ जवाब दिए अपने सामने रखी फाइल्स को देखने लगी। ये लड़की और कोई नहीं, वही दीपशिखा थी जिससे 1 साल बाद गौतम की शादी होने वाली थी। दीपशिखा अपने परिवार में सबसे चहेती थी। उसके पापा आनंद मित्तल ने बचपन से ही दीपशिखा की हर फरमाइश को पूरा किया था और फिर बड़े होते होते दीपशिखा ने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। आनंद मित्तल का बिजनेस उदयपुर के साथ साथ ही बहुत सारे शहरों में फैला हुआ था। मार्केट में उन्हें स्टील किंग भी कहा जाता था। किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं थी ये फैमिली। कोई बिजनेस में उनके दिमाग और तजुर्बे के आगे खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे आनंद मित्तल को झुकना ही पड़ा। उन्हें सिर्फ इस बात का डर था कि गौतम से शादी होने के बाद उनकी फैमिली और बिजनेस रेपुटेशन पर लोग सवाल खड़ा करेंगे, इसलिए वो मौका देखते ही किसी ना किसी को समझाने के लिए भेज देते थे। हालांकि आनंद मित्तल गौतम के घर से भाग जाने के बाद दीपशिखा की शादी किसी बड़े घर में कर देना चाहते थे, लेकिन दीपशिखा ने जब से गौतम को देखा था तब से वो गौतम को भूल नहीं पाई थी। यहां तक कि गौतम के चले जाने के बाद भी उसने गौतम का पता कर लिया था, लेकिन गौतम की शादी वाली बात उसे कुछ दिन पहले मुंशी जी से ही पता लगी थी। लेकिन अब अपने दिल में उमड़ रहे प्यार के आगे दीपशिखा को गौतम की शादी भी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए आज दीपशिखा ने अपनी कंपनी का इंपॉर्टेंट काम छोड़कर जोधपुर जाने का मन बना लिया था। हालांकि पास में खड़ी सेक्रेटरी याशी दीपशिखा की बहुत अच्छी दोस्त भी थी और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी, जो हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। देखो दीपशिखा, एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से जानती हूं। अरे तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी और आज भी लड़के लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन तुम गौतम, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? गौतम की शादी हो चुकी है और वो एक घर जमाई बनकर किसी के घर का काम कर रहा है। अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। याशी, मैंने कहा ना, मैं जाऊंगी तो मतलब मैं जाऊंगी, इसके आगे मुझे कोई बात नहीं करनी। दीपशिखा की बात सुनते ही याशी एक पल के लिए सकपक आ गई। अब ठीक है, मेरा काम बस तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी मर्जी। एक शादीशुदा आदमी के साथ शादी करने पर लोग तुम पर और आनंद अंकल पर हंसेंगे, कम से कम इसका तो ख्याल करो। ये बात सुनते ही दीपशिखा याशी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में या फिर तुम क्या सोचती हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दीपशिखा, मैं तुम्हारे लिए कार का इंतजाम करवाती हूं। नहीं, मैं कार और बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं जाने वाली, मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से जाना है। बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए ट्रेन की टिकट बुक कर दो। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं ट्रेन की 2 टिकट्स बुक कर देती हूं। यह बात कहकर याशी अगले पल कैबिन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही दीपशिखा एक टक दीवार को देखने लगी। कुछ ही देर में दीपशिखा याशी के साथ जोधपुर जाने के लिए निकल चुकी थी। उदयपुर से जोधपुर की दूरी लगभग 4 घंटे की ही थी। उन दोनों को पहुंचते हुए रात हो चुकी थी। अगली सुबह दीपशिखा गौतम से मिलने वाली थी और वो इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। जहां एक तरफ दीपशिखा गौतम से मिलने के लिए जोधपुर पहुंच चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम इस बात से बेखबर अवनी के डिजाइन ऑफ डायरेक्टर बनने की खुशी में हलवा बना रहा था। सुबह होते ही अवनी जल्दी तैयार होकर गौतम के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल गई। वो ऑफिस में अपनी शुरुआत के दिन में 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहती थी। गौतम अवनी की आंखों में एक अजीब सी खुशी देख पा रहा था,
लेकिन तभी उसकी नजर रोड की दूसरी तरफ चल रही बड़ी बड़ी कार्स पर चली गई। एक साथ इतनी बड़ी बड़ी कार्स देखकर गौतम एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कार में कोई और नहीं, याशी और दीपशिखा ही थे। गौतम को देखते ही दीपशिखा की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। हो गौतम, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। ऐसे लग रहा है जैसे कल की ही बात है, जब तुम बिना किसी को बताए चले गए थे। कितना ढूंढने के बाद तुम्हारा पता हाथ में लगा है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दीपशिखा गौतम को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी नजर अवनी पर चली गई। अवनी को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दीपशिखा को मायूस देखते ही याशी ने कहा, दीपशिखा, अगर तुम चाहो तो हम गौतम से बात कर सकते हैं। मैं अभी ड्राइवर से नहीं, अभी नहीं, टाइम आने दो। फिलहाल मैं बस जोधपुर घूमना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि गौतम कहाँ रहता है, कैसे रहता है। ये बात सुनते ही याशी ने ड्राइवर को कार घुमाने का इशारा कर दिया। देखते ही देखते गौतम की कार दीपशिखा की आंखों से ओझल हो गई। गौतम ने कुछ ही देर में कार अग्रवाल ग्रुप की पार्किंग में खड़ी कर दी। आज अवनी मैरियट को एक अलग ही नजरों से देख रही थी। ऑफिस के अंदर जाते ही सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करने लगे, उसे बुके देने लगे, लेकिन तभी उसकी नजर शनाया पर चली गई, जिसकी आंखों में अभी तक गुस्सा भरा था। अवनी ने उसे देखते ही कहा, शनाया, काश तुमने पूरी ऑनेस्टी और बिना किसी जलन के हर काम किया होता। वैसे नील को कह देना मेरा कैबिन जल्द से जल्द खाली कर दे, क्योंकि अब मैं अपने काम में किसी भी तरह की देरी नहीं चाहती। शनाया हंसकर बोली, वाह, तुम्हारे तो पहले ही दिन पर निकल आए। खुश हो जाओ कुछ दिन। जिस दिन मुंह के बल आकर गिरोगी उस दिन मैं तुमसे बात करूंगी। आज तुम्हारे अंदर डिजाइन डायरेक्टर बनने की अकड़ है। आज तुमसे बात करके कोई मतलब नहीं। जाओ, तुम्हारा केबिन रेडी है। शनाया की आंखों में बदले की आग देखते ही गौतम आगे आ गया। शनाया प्लीज, आज हम कोई तमाशा नहीं चाहते। आज अवनी के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो इस खुशी के मौके पर किसी तरह की टेंशन नहीं चाहती। शनाया गुस्से में बोली, हाँ मना लो जितनी खुशियां मनानी है। मैं भी तो देखूं कितने दिन रहती हैं तुम्हारे साथ ये खुशियां। शनाया अपने कड़वे शब्द कहकर अगले ही पल वहां से निकल गई। शनाया के जाते ही अवनी गहरी सांस लेकर गौतम को देखने लगी। डोंट वरी, कुछ नहीं करेंगी ये। जिसे करना होता है वो बोलता नहीं है। अवनी ये बात सुनते ही मुस्कुराते हुए गौतम के साथ अपने कैबिन में चली गई, लेकिन कैबिन पहुंचते ही उसे बाहर गायत्री देवी आती दिखी, जिनके हाथों में ढेर सारी फाइल्स थी। वेलकम टू द कंपनी, द न्यू डिजाइन डायरेक्टर। ये कहते हुए गायत्री देवी मुस्कुराते हुए अवनी और गौतम को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आखिर अवनी के साथ अब अग्रवाल ग्रुप में क्या क्या होने वाला था? क्या दीपशिखा गौतम से मिलकर अपने प्यार का इजहार करेगी? क्या होगा गौतम का अगला कदम? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जिस दिन का अवनी को कब से इंतजार था, वो दिन आखिर आ चुका था। उसे अग्रवाल ग्रुप में डिजाइन डायरेक्टर की कुर्सी मिलने जा रही थी, जिसकी वो पूरी तरह से हकदार भी थी। गौतम को अवनी के लिए खुशी हो रही थी, पर साथ ही वो ये बात भी जानता था कि अब गायत्री देवी अवनी को इतनी आसानी से इस पोस्ट पर काम नहीं करने देगी। गायत्री देवी झूठे मुंह अवनी को वेलकम और गौतम को अनदेखा करते हुए अवनी को एक टास्क देती हैं। रिया कल जोधपुर आ रही है, कुछ दिन अग्रवाल हाउस में ही रहेगी। उम्मीद है तुम अभी तक अच्छे दोस्त होगे। अगर नहीं हो तो भी उसे जाकर पिक कर लेना, वरना इसमें हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। दादी सा, अभी अभी मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और मुझे बहुत सारे काम है, बट डोंट वरी, मैं गौतम को भेज दूंगी। गौतम तुम चले जाना। ठीक है अवनी। तुम जाओ या तुम्हारा असिस्टेंट, काम अच्छे से होना चाहिए बस। मैं सोच रही थी कि नील की शादी रिया के साथ हो जाए। ऐसे भी रिया के फादर का बिजनेस भी अच्छी ऊंचाइयां छू रहा है, तो रिया हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अवनी बिना कुछ जवाब दिए गायत्री देवी को देखने लगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि रिया नील जैसे लड़के से कभी शादी नहीं करेगी। अपनी बात खत्म करके गायत्री देवी
अगले ही पल वहां से निकल गई। अवनी ने एक नजर उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन उसी वक्त उसे रिया का ख्याल आ गया। दरअसल रिया अवनी और शनाया की बहुत अच्छी दोस्त थी। कॉलेज टाइम में वो अवनी, शनाया और नील तीनों को ही जानती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद भी रिया अवनी से किसी ना किसी बहाने से